नमस्कार, मैं हूँ रेखा। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान की एक प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं कि हर सुबह कार्यक्रम बिहार बिहान के माध्यम से हम आपको विशेष मेहमान से मिलवाते हैं। उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपसे साझा करते हैं। अगर हम अभी के दौर की बात करें तो आपको याद होगा कि पिछला कई एपिसोड जो है बिहार बिहान का वो हमने महिलाओं को समर्पित किया है, क्योंकि अभी जो वीक चल रहा है वो हमारा महिला दिवस स्पेशल हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे ही महिलाओं से आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मुकाम पर अपना नाम लहराया है, अपना परचम फहराया है, जिनसे मिलकर आपको खुशी होती है। दरअसल हम बात करें महिला दिवस की तो आपको बताएं कि 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाते हैं। ये जो दिवस है लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों में, सभी स्कूल में, सभी कॉलेजों में, सभी कार्यालयों में मनाया जाता है। कोशिश होती है महिलाओं के कार्यों को सम्मान देने की। कोशिश होती है उनकी ज़िंदगी में जितनी भी कठिनाइयां हैं उनको समझने की, और कोशिश ये होती है कि उनको हम अच्छे से समझ पाएँ, उनके कार्यों की प्रशंसा कर पाएँ, उनके कंधे से कंधे मिलाकर हम उनको एक संबल प्रदान कर पाए। आज भी एक ऐसी विशेष महिला को लेकर हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं अनमोल वचन के माध्यम से। आइए नजर डालते हैं। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। कार्यक्रम में आगे का रुख करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम मना रहे हैं महिला दिवस पर विशेष, तो आज जिन विशेष मेहमान को हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, सबसे पहले परिचय करवाते हैं आपसे। आप हैं डॉक्टर शांति राय। नमस्ते मैम, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार बिहार में। आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं और यदि हम चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो आपने लगभग 62 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवा दी है। लगभग कई गोदों को आपने औलाद का सुख दिया है, कई माताओं को आपने, कई महिलाओं को आपने माँ बनने का सुख दिया है। और यदि हम बात करें मातृत्व सुख की तो शायद ही कोई ऐसे महिला हो या शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जो आपके नाम से अवगत नहीं हो, डॉक्टर शांति राय। और यही वजह है कि आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ा सम्मान आपके लिए, हमारे लिए, तमाम महिलाओं के लिए होता है। तो कोशिश करेंगे मैम आपके जीवन अनुभवों के विषय में कुछ जान पाए, कैसे महिला अपना ख्याल रखे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो हमारा ये विशेष कार्यक्रम अभी प्रसारित हो रहा है, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन शांति मैम, सबसे पहले चाहूँगी कि आप अपने विषय में कुछ बताएं, बचपन के दिनों के विषय में कुछ यादें ताज़ा करें। कैसा था आपका बचपन, शुरुआती शिक्षा दीक्षा कब, कैसे, कहाँ से हुई? मेरा बचपन तो एक गांव में बीता था। मेरा जन्म गांव में हुआ था 1940 में, जब मेरा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो उस समय कोई वहाँ पर पढ़ाई का माहौल बहुत अधिक तो नहीं था, न तो कोई पेपर, न्यूज़पेपर आता था, न उस समय रेडियो की सुविधा थी, बाहर की जानकारी कुछ भी मिलने की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन एक बात थी कि मेरे परिवार में और मेरे गांव में शिक्षा उस समय भी था, और मेरे गांव में उस समय भी हाई स्कूल था। तो इसके चलते पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हुई और बचपन मेरा पढ़ने के लिए बहुत अच्छा माहौल वहाँ मिला। भले ही मुझे दुनिया की जानकारी नहीं मिली, लेकिन अपने घर के माहौल में और किताबों के माध्यम से मैं पढ़ाई में आगे बढ़ती गई। सो शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं हुई जी। तो मैम, जब आपने मेडिकल की पढ़ाई, आपको लगा कि मुझे मेडिकल की शिक्षा हासिल करनी है, तो कैसे आपने तय किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे गायनोकोलॉजिस्ट बनना है? ये एक बहुत ही अजीब सी कहानी है जी। मुझे एक्चुअली, हम लोग बहुत धनी परिवार से नहीं आते थे और मेरे से 1 साल ऊपर मेरे चाचा पढ़ते थे क्लास में। तो हमेशा मेरी किताबें उनकी छोड़ी हुई होती थी। जैसे वो 7वें से 8वें में गए तो 7वें की किताब मुझे पढ़नी थी, वो 9वें में गए तो मुझे 8वीं की पढ़नी थी। तो इस तरह से होता था। तो उन लोगों ने 8वें में उस समय साइंस लेंगे कि आर्ट्स लेंगे, इसका फैसला हो जाता था। तो उन लोगों ने साइंस, मतलब 2-3 लोग थे, मेरे भैया चाचा, वो लोग हमसे 1 साल ऊपर थे, तो वे लोग साइंस ऑप्ट किए और उन लोगों ने साइंस ले लिया। तो नेचुरली मुझे भी 8वें जाने पर साइंस ही लेना पड़ा, जबकि वहाँ पर कभी किसी लड़की ने साइंस लिया ही नहीं था। तो उन किताब पढ़ने के चलते मुझे साइंस में जाना पड़ा।
और 8वीं के बाद में 11वीं में ऐसा हुआ कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास की, तो नंबर तो बहुत अच्छे आए, मेरे एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं हुई। और आईएससी में मुजफ्फरपुर से हमने आईएससी किया, तो उसमें भी मेरा फर्स्ट डिवीज़न में नाम था। और फिर उसके बाद में उसी समय उसमें लड़कियों के लिए सच पूछिए तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। बहुत मुश्किल से 1-2 लड़कियां इंजीनियरिंग में जाती थीं, और उस समय आईएएस आईपीएस वगैरह को डॉक्टर और इंजीनियर से नीचे तबके का समझा जाता था। तो जो बेस्ट लड़कियां होती थी वो डॉक्टरी में जाती थी, तो इसलिए नेचुरली हमको लगा कि वही मेरा रास्ता है, तो मैं सीधे उसमें चली गई। जी, एक माहौल ऐसा बनता चला गया कि आप एक माहौल बना और आप चिकित्सा के क्षेत्र में चली गई। और भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के लिए रुकते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, अति शीघ्र हम लौटते हैं। पुनः स्वागत है आपका। कार्यक्रम बिहार बिहान देख रहे हैं आप। आपको बताएं कि महिला दिवस पर जो हमारा स्पेशल कार्यक्रम बिहार बिहान में हम प्रसारित कर रहे हैं, इसी संदर्भ में आज हमने बीच इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर शांति राय को। आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आपके विशेष कार्य योगदान के लिए आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तमाम विषयों पर हमारी बातचीत चल रही है। मैम, एक बार पुनः स्वागत है आपका। आपके विषय में हमने जाना, आपकी बचपन के विषय में जाना, कैसे आपने मेडिकल में प्रवेश लिया और कैसे आपका मन बना कि मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है, काम करना है। शुरुआती दिनों के विषय में कुछ बताना चाहेंगे मैम? कैसे आपने शुरुआत किया, कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा हुई चिकित्सा के क्षेत्र में, और जब आपने कॉलेज किया, प्रैक्टिस शुरू किया, तो उन दिनों की कुछ यादें साझा करना चाहेंगी हमारे दर्शकों से? देखिए, मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी तो उस समय लड़के लड़कियों में बहुत भेदभाव हुआ करता था। सभी लड़कियां आगे की सीट पर बैठती थी, सभी लड़के पीछे की सीट पर बैठते थे। और जहाँ तक मुझे याद है, शायद किसी 1-2 लड़कों से ही मेरी 5 वर्ष का जो कोर्स होता है उसमें शायद 1-2 लड़कों से ही मेरी बात उस 5 वर्षों के अंतराल में हुई होगी। तो उसमें कभी कोई लड़का लड़की लोग आपस में बात तक नहीं करते थे, बस क्लास में आते थे, पढ़ाई करते थे और जाते थे। तो उसमें का ऐसा माहौल था। और मेरा जहाँ तक अपना पर्सनल सवाल है, तो मेरा क्लास में मैं बहुत फोकस रहती थी, और जो भी टीचर पढ़ाते थे उसको बहुत ध्यान से सुनना और उसको नोट करना, वो मेरे अंदर में था। तो फोकस वो करके मैं पढ़ती थी, क्लास अटेंड करती थी। और यूजुअली होता क्या है कि एग्जामिनेशन में टीचर वही क्वेश्चन पूछते हैं जो वो क्लास में पढ़ाए होते हैं। तो इस तरह से मेरा स्कोर बहुत आगे बढ़ जाता था, क्योंकि मैं बाहर की किताबें कम लेकिन क्लास की बताई हुई बातें ज़्यादा पढ़ा करती थी। तो इसलिए काफ़ी अच्छा रहा। मेडिकल कॉलेज में भी मुझे टॉप करने का मौका मिला। सभी लोगों में मेरा स्थान प्रथम रहा जब मैं मेडिकल से निकली तब। तो मेडिकल कॉलेज के दौरान पढ़ाई में मेरी थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, क्योंकि मैं गांव से आती थी, और चूंकि मैं मेडिकल कॉलेज में थी, पटना मेडिकल कॉलेज में, तो मेरे गांव के जो लोग भी सीरियस बीमार पड़ते थे वो यहाँ दिखाने के लिए आ जाते थे। और आते थे तो मेरे से हमको हेल्प करना पड़ता था। तो बहुत बार ऐसा होता था कि हमको अपना वार्ड की ड्यूटी छोड़कर उन लोगों को साथ में लेकर और दिखलवाने के लिए, उनका जाँच कराने, उनको सही इलाज पहुंचाने। तो डॉक्टर बनने के बाद नहीं, डॉक्टरी पढ़ने के दौरान भी हमको काफ़ी हद तक करना पड़ा था। जी, और ये सारी चीज़ें जहन में रह जाती है मैम, जब जिनके लिए आपने काम किया होता है। ठीक है, डॉक्टर तो आप बनी, लेकिन उसके पहले भी आपने अपनी सेवा देनी शुरू कर दी थी, तो वो एक आशीर्वाद भी, वो एक ब्लेसिंग्स भी लोगों का मिलता है, जिससे कि आप बहुत लंबे और बहुत ऊंचे मकाम पर जा पाए। यदि हम बात करें शांति मैम, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को मनाएंगे, तो महिलाओं का चूँकि दायरा बहुत बड़ा है, अब महिलाएं घर से बाहर निकलती है, उनके कार्य क्षेत्र में अपनी वो पहचान बना चुकी है, घर में भी उनकी बहुत अच्छी उपस्थिति होती है, हर जगह महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा रखी है। तो महिला दिवस के मायने के विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? महिला दिवस एक्चुअली 2 चीज़ों के लिए मनाया जाता है। महिलाओं के एक तो पहला तो ये है कि जितनी महिलाएं बहुत कुछ अच्छा कर चुकी हैं, जो कुछ उन्होंने हासिल किया है, उसको हम लोग पारदर्शित करें, सब लोगों को दिखाएं, बताएं कि इन्होंने ऐसा किया, उसकी प्रशंसा करें। तो इसको करने से क्या होता है कि अन्य महिलाओं को भी वैसा अच्छा करने की भीतर से इच्छा बनती है कि मैं भी ऐसा करूं। और दूसरे, उस महिला को
जिसने ये काम किया है उसको गर्व का अनुभव होता है और वो फिर और भी मतलब अच्छे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होती है। तो इसलिए उनके किए हुए अच्छे कामों को हम लोग उजागर करते हैं महिला दिवस में, और हर जगह, और जैसा कि आपने बताया, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सभा हो, सोसाइटी, हर जगह मतलब हर आदमी, हर क्षेत्र में महिलाओं के किए हुए अच्छे कामों को उजागर किया जाता है और उसकी प्रशंसा की जाती है। एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। डांस, गाना, नाटक, कहानियाँ, ये सब सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और दूसरा उसका मतलब महिला दिवस का उद्देश्य है कि महिलाओं की समस्याओं को पूरे वर्ल्ड के, चूँकि ये वर्ल्ड इंटरनेशनल डे है, अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, तो विश्व भर की महिलाओं को एक साथ मिलकर महिलाओं की समस्या को जोर शोर से उजागर करने का भी मौका मिलता है। उनकी क्या समस्या है, कैसे उसको डील किया जाए, इस तरह से इसको मनाया जाता है। जी, ये हर वर्ष का अपना एक थीम होता है। हाँ, एक अपना होता है। जी। तो इस बार का थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, वाह। समावेशन को प्रेरित करे, महिलाओं को प्रेरित करे ताकि वो हर माहौल में एडजस्ट कर पाए। तो न इसके केवल विषय में महिलाओं क्या कुछ को कहेंगी? बल्कि सभी लोगों को प्रेरित करें, हम लोग उन लोगों को बताएं, उन लोगों को जागरूक करें कि महिलाओं की ये समस्याएं हैं और महिलाओं को आप इक्वालिटी का दर्जा दें, बराबरी का दर्जा दें, महिलाओं की समस्याओं को दूर करें, उन्हें समर्थ बनाने की कोशिश करें, स्वस्थ रखने की कोशिश करें, उन्हें संस्कारी बनाने की कोशिश करें। और इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक है, बाहर के क्षेत्र में भी, कार्य क्षेत्र में भी और घर के क्षेत्र में भी। सच पूछे तो कार्य क्षेत्र में तो बहुत कुछ महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत महिलाएं अब आगे आ रही हैं, हर चीज़ में उनका पार्टिसिपेशन है, लेकिन अभी भी महिलाएं थोड़ी पीड़ित हैं और बहुत बार वे बताती नहीं हैं, लेकिन महिलाओं को कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें वे खुलकर बोल भी नहीं पाती। लेकिन अभी भी समाज हम लोगों को मतलब वो दर्जा नहीं दे पाया है जो अपेक्षित है, और घर में भी खासकर पढ़ी लिखी महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, उन्हें भी घर में बहुत अपमान और बहुत अधिक नेग्लेक्ट किया जाता है। उन्हें हर काम में, हर फैसले में उनके निर्णय को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, उनकी महत्ता नहीं रहती है। तो इस चीज़ को हर आदमी को, हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि नहीं, महिलाओं को उचित भागीदारी देना उनका कर्तव्य है, ये घर हो या बाहर हो। और घर में अगर कोई वो निर्णय लेती हैं, कुछ डिसाइड करती हैं, कुछ अपने विचार प्रकट करती हैं, तो उनके विचारों का स्वागत कीजिए, उनके विचारों को अच्छे से देखिए कि वे क्या कह रही हैं, वो सही है या नहीं, और तब उनके ऊपर ध्यान देकर उनको भी भागीदार बनाइए। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। महिलाओं को आत्मविश्वास के लिए उनके निर्णय का सम्मान करना जरूरी है। तो घर हो या बाहर, सब जगह महिलाओं के निर्णय को, महिलाओं के विचारों को सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। जी, महिलाओं के विषय में ऐसा कहा भी जाता है ना मैम, क्योंकि वो नदी की बहती धारा की तरह होती है। ऐसा कहते भी है कि कुम्हार के चाक पर जो मिट्टी रखी जाती है वो उसे आप एक महिला मान सकते हैं, जैसा आप गढ़ेंगे वैसे वो बन जाती हैं, क्योंकि परिवर्तन उनके अंदर होता है। वो जन्म देती हैं, वो धात्री हैं, वो लोगों को जन्म भी देती है, पाल पोष कर बड़ा भी करती हैं। और शिक्षित महिलाओं की जहाँ तक बात होती है तो उनकी जो योग्यता होती है, उनकी जो सोच होती है, हमारा भी आज जो समाज है, विशेषकर यदि हम कहें कि हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, आपने सही कहा कि अभी भी उनकी बातों को तवज्जो देना लोग ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन जो शिक्षित होती है वो अपनी पहचान बना ही लेती है। उनको पता है सही क्या है, गलत क्या है, उनको पथ भ्रमित नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है यही वजह है कि आज उनकी सोच को दरकिनार करने की कोशिश करते होंगे लोग। मैम, जैसा कि आपने बताया कि एक समय था जब लैंगिक भिन्नता होती थी, बेटा है, बेटी है, पुरुष है, महिला है, इन तमाम मुद्दों पर एक समानता नहीं होती थी लोगों में। अगर ये बेटी है तो ये बेटा है, इस तरह की बातें होती थी। अभी के दौर की हम बात करें, चूँकि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपके यहाँ बहुत सारी महिलाएं आती हैं, तो क्या परिवेश बदला है, लोगों की सोच बदली है, बेटा और बेटी में फ़र्क करना लोग बंद किए हैं, या अभी भी वो लोगों की सोच यही है? बंद तो नहीं किए हैं, सोच थोड़ी बदली जरूर है, लेकिन बंद नहीं हुआ है। अभी भी लड़का होने पर, जब लेबर रूम में लड़के का जन्म होता है तो बाहर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और लड़के होते हैं तो बहुत लोग, ऐसा नहीं कि सभी,
काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो लड़कियों का भी स्वागत बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन अधिकांश नहीं करते हैं। इसलिए अभी सोच बदल जरूर रही है, लेकिन बदली नहीं है। अच्छा, अभी भी लड़की और लड़का में बहुत अंतर है। जी। लोगों ने अपनाना सीखा है, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी उनके मन में कुछ अलग ही बात चलती रहती है। बहुत 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 महिलाएं ऐसी आती हैं, मेरे पास तो इनफर्टिलिटी की महिलाएं बहुत आती हैं। अच्छा। तो उनको है, एक बेटी है, 2 बेटी है, लेकिन वे कहेंगे कि एक बेटा चाहिए, बेटा की इच्छा बहुत है मेरे पति को। तो पति को या पत्नी को हो, लेकिन एक बेटे के बिना उन्हें अपना जीवन अधूरा लगता है। तो ये सोच तो है, लड़कियों से वो संतुष्ट नहीं हो पाती हैं कि लड़की हो गई तो बहुत हुआ। कुछ परिवार ऐसे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि सभी लोग, मतलब बदलाव आ रहा है, लेकिन बहुत स्लो बदलाव आ रहा है, बहुत स्लो। जी मैम, यदि आज के समय की बात करें, जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि महिला कामकाजी है, घर से बाहर भी निकलती है, घर को भी देखती है, ऐसे में वो कैसे अपना ख्याल रखे, अपनी सेहत का ख्याल रखे? क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, तभी अपने परिवार को अच्छे तरीके से वो संभाल पाएंगी, क्योंकि परिवार की धुरी होती हैं वो। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ गाइडलाइन देना चाहेंगे मैम महिलाओं को? आप एकदम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। स्वामी विवेकानंद भी कह गए थे उस समय, जबकि वो शादीशुदा भी नहीं थे, तभी भी वो महिलाओं की समस्याओं से अवगत थे। और उनका कहना था कि जैसे गरुड़ को अगर बहुत ऊंची उड़ान भरनी है तो उसे दोनों पंख सशक्त होने चाहिए, तो इसी तरह से महिला और पुरुष दोनों को सशक्त होना जरूरी है। तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए महिला जैसे घर के लोगों का ख्याल करती है, उसे अपनी तरफ से भी उदासीन नहीं होनी चाहिए, और अपने भी स्वास्थ्य का उतना ही ख्याल करना चाहिए जितना अपने पति का करती है, अपने बच्चों का करती है। उसे रोज़ थोड़ी देर अपने प्रति कम से कम 1 घंटा भी अपने लिए खर्च करनी चाहिए। बाकी के सारे समय वो दूसरे के लिए खर्च करे, लेकिन 1 घंटा केवल अपने लिए, उसमें थोड़ा एक्सरसाइज करे, थोड़ा योगा करे, थोड़ा टहले, तो अपने खाने के प्रति भी सजग रहे कि जो खा रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपने प्रति उदासीन रहेगी तो घर के अन्य लोग भी उसके प्रति उदासीन हो जाएंगे। अगर वो अपना ख्याल रखेगी तो सब लोग उसका ख्याल रखेंगे। इसलिए अगर केयर करवाना है तो अपना खुद का केयर कीजिए। जी, कैसे वो अपना ख्याल रखे? मतलब अपने डाइट में किन चीज़ों को शामिल करें, अपनी दवाइयों में किन चीज़ों को शामिल करें? क्योंकि अमूमन महिलाओं के लिए ऐसी बात होती है मैम, थोड़ा सा वीकनेस फील हुआ, कुछ जाके कुछ मेडिसिन लिए, कुछ मल्टीविटामिन्स ले लिए, तो क्या ये उनके स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है, या उन्हें प्रॉपर एक मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए? देखिए, सब किसी को मल्टीविटामिन की ज़रूरत तो नहीं होती है। अगर वे अपना खाना भोजन ठीक लें तो मल्टीविटामिन की गोली लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये देखना चाहिए कि किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट या फैट अधिक है उसे अवॉइड करना चाहिए, उसे कम लेना चाहिए, और जिन चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो वो अधिक लेना चाहिए। जैसे दाल है, पूरे साबुत दाने का खाना वो फ़ायदा करेगा, हरी पत्तेदार सब्जियां वो फ़ायदा करेंगी। जो ज़मीन के अंदर में आलू में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत विटामिन रहता है, प्रोटीन भी रहता है, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर मांस मछली लेती हैं, अंडा लेती हैं तो बहुत अच्छा, वो रेगुलर बेसिस पर थोड़े ही लें, लेकिन रेगुलर लिया करें, उससे प्रोटीन की मात्रा उनकी बनी रहेगी। हाँ, अगर किसी विशेष कारण से, जैसे गर्भवती हो या बच्चे को दूध पिला रही हो या बीमारी कोई हो गई हो जिससे वो स्वास्थ्य लाभ कर रही हो, तो उस समय के लिए उनको बाहर की दवाइयों का सहारा लेना पड़ सकता है। जी मैम, चूँकि स्वास्थ्य से संबंधित हमेशा वैक्सीन्स आते रहते हैं, तो क्या कुछ महिला के विषय में आप बताना चाहेंगी कि कुछ ऐसे वैक्सीन्स है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करे, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वस्थ रहने के लिए उसे वो ज़रूर अपनाएं? देखिए, एक न्यूमोकोकस का वैक्सीन आता है जो निमोनिया से बचाता है, वो हर 5 साल के बाद पड़ता है, तो उसे लेना चाहिए। स्पेशली उन लोगों को जिनों की इम्यूनिटी कम है, जो वैसे कमज़ोर है या जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उन्हें न्यूमोकोकल का वैक्सीन लेना चाहिए। और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल लेनी चाहिए। अगर अभी वे गर्भवती नहीं हुई हैं, शादीशुदा है लेकिन गर्भ चाह रही हैं, तो उन्हें अपने रूबेला की जांच करानी चाहिए। और रूबेला IgG अगर निगेटिव हो तो उन्हें वैक्सीन लेकर के रूबेला को पॉजिटिव करवा लेना चाहिए,
तब उन्हें गर्भवती बनने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके अलावा आजकल कैंसर का वैक्सीन भी, मतलब कैंसर का पूरा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV का वैक्सीन होता है, जो HPV नामक वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तो देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर में महिलाओं में अधिकतर पाए जाने वाले कैंसर में सर्वाइकल कैंसर बहुत मतलब कॉमन है। तो सर्वाइकल कैंसर में HPV के वायरस पाए जाते हैं अधिकतर। 80% कैंसर HPV के कारण होता है। इसलिए अगर HPV का वैक्सीन लिया जाए तो काफ़ी हद तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सकता है। तो इसलिए उसका भी वैक्सीन लेना चाहिए। जी, अभी आपने चर्चा किया मैम गर्भवती महिलाओं की। अमूमन ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं गर्भ से हैं या जो गर्भवती हो चुकी है, कार्यालयों में घर से बाहर निकलना उनका थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कैसे वो अपनी सेहत का ख्याल रखें? उनको ऑफिस से छुट्टी लेनी चाहिए या किस तरीके से वो प्रिकॉशन करके घर भी देख सकती है, घर के बाहर भी देख सकती है, कैसे अपनी वो सेहत का ख्याल रख सकती है? गर्भावस्था में थोड़ा तो उनको घर के काम में भी सहायता मिलनी चाहिए औरों से। ऐसा नहीं कि टोटल घर के काम उन्हीं के जिम्मे सौंप दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि गर्भावस्था में थोड़े अधिक आराम की ज़रूरत होती है, थोड़े अधिक। ऐसा नहीं कि बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन जितना काम वो पहले कर पाती थी उसे वो थोड़ा कम करें। मतलब बहुत भारी वस्तुएं नहीं उठाएं, वो उठाना मना है। बहुत अधिक लंबी जर्नी कार से जर्क्स वाली नहीं करें, इन सब चीज़ों से परहेज करें। बहुत बार बार ऊपर नीचे करना हो तो उसको भी मतलब कोशिश यथासंभव कम करने की कोशिश करें। और ऑफिस में कर सकती हैं गर्भावस्था में भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर है तो डॉक्टरी कर सकती हैं, कोई भी काम अपना बाहर का वो कर सकती हैं। लेकिन बाहर में भी उनका जो ऑफिस है उसको, उन लोगों को इनके प्रति थोड़ी सी मतलब ये होनी चाहिए सहानुभूति कि इनसे बहुत अधिक काम नहीं करवाए, क्योंकि ऑफिस आवर्स में भी थोड़ा उनके लिए रिलैक्स रहना जरूरी है। जी, तो यदि आप चाहे तो सेहतमंद रह सकती है, सुरक्षित रह सकती है, लेकिन आपका ख्याल आपको खुद ही रखना पड़ेगा। इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से विराम के लिए रुकते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, अति शीघ्र हम लौटते हैं। के बाद एक बार पुनः स्वागत है आपका। आपको बताएं कि आज हमारे बीच डॉक्टर शांति राय उपस्थित है। आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं और अपने कार्य में विशेष योगदान के लिए आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहुत सारी चर्चाएं इनसे हमने की हैं। स्वास्थ्य से संबंधित भी कई ऐसी बातें आपने जानी होंगी जो महिलाओं को सेहत से संबंधित जागरूक करने के लिए बेहद ज़रूरी है। मैम, बहुत सारी चर्चाएं हमने की है, लेकिन अभी भी महिलाओं का एक पक्ष ऐसा आता है जो अपनी सेहत को लेकर अवेयर नहीं है। आज भी वो डिपेंडेंट है या तो अपने पति के ऊपर या फिर अपने परिवार के लिए कह सकते हैं कि नहीं, कुछ भी अगर उन्हें चाहिए होगा तो वो अपने हस्बैंड को याद करेंगी या अपने ससुराल वालों को याद करेंगी या मायके वालों को याद करेंगी। ऐसे में यदि एक प्रश्न चिन्ह तो ज़रूर लग जाता है कि क्या महिलाएं जागरूक हो रही हैं, क्या महिलाएं अवेयर हो रही हैं? आपके बीच तो महिलाओं का तांता लगा रहता होगा, तो क्या ऐसी महिलाएं आपके पास आ रही हैं? कितना अवेयर है वो अपने आप को लेके, अपने मेंटल हेल्थ को लेके, अपने फिजिकल हेल्थ को लेके? जहाँ तक मेरे पास महिलाओं के आने की बात है तो महिलाओं में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 60% महिलाएं, 60% तो बिल्कुल ही अवेयर नहीं है अपने लिए, और करीब 20% महिलाएं ओवर हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति ओवर जागरूक हैं। जैसे कि जो तकलीफ नहीं है उसकी भी कल्पना करते रहेंगी और उसके लिए चिंतित रहेंगी, समझाने पर भी अपनी चिंता नहीं छोड़ती हैं। 20% ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जागरूक नहीं है, एकदम नहीं जी। नहीं, 20% ऐसी हैं जो कि मतलब सही, जिनको ज्ञान है, जो समझाने से बात समझ पाती हैं और समझ करके उसके अनुसार वो आगे बढ़ पाती हैं। बस 20% है। बाकी के मेजॉरिटी वैसी हैं जो कि या तो ओवर और नहीं तो बिल्कुल अंडर, उनको स्वास्थ्य के प्रति कोई जानकारी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि इसका कारण है शिक्षा का अभाव। उन्हें शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। वो शिक्षित हो, वे पढ़ें, वे जानकारी लें। अगर टीवी भी देखती हैं तो स्वास्थ्य संबंधी जो दिखाए जाते हैं उनको देखें, किताबें पढ़ें, तो उनको वे शायद ज़्यादा जागरूक हो पाएंगी।
जागरूकता लाने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। जी, ऐसी महिलाओं को कैसे प्रेरित करती है मैम? यदि कोई महिला आपके पास आती है अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, कैसे उनकी फैमिली को बताती है कि आप इनको सपोर्ट करिए? उन लोगों को तो मैं ये समझाती हूँ कि आप इनके ये जो कहते हैं उनका ध्यान दीजिए, और जो ये बता रही हैं उसके ऊपर में इनको बोलिए कि ये थोड़ा अपने मन से कुछ कुछ बोले। सब बात अगर आप ही बोल दीजिएगा तो ये कैसे बोल पाएंगे? इनको बोलने का मौका दीजिए। तो हमको ऐसे भी बोलना पड़ता है बहुत बार, क्योंकि सभी बात हस्बैंड ही बताने लगते हैं, तो हमको कहना पड़ता है बीच में कि थोड़ा इनको भी कहने दीजिए, ये अपनी बात बोलेंगी तो ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगी। ऐसा होता है। जी, यानी कि उनको अपनी बात रखने के लिए भी किसी सहयोग की हाँ, जरूरत बस होती है। वो मतलब साथ वाले की ज़रूरत होती है। जी, तो बेहद ज़रूरी है महिलाओं के लिए कि कम से कम अपने लिए तो बोलना ज़रूर सीखे। तो अभी बोले ना, हमको लगता है शिक्षा का अभाव है बहुत ज़्यादा, और उन्हें शिक्षित करना जरूरी है। इसलिए हम लोग को स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा को भी साथ में लेकर चलना होगा। अच्छा मैम, यदि अभी के समय की हम बात करें तो 2-4 परिवारों या फिर संयुक्त परिवारों में ऐसा देखने को भी मिलता है कि जो महिलाएं घर का काम देखती हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, अपने घर का काम देखती है, उन्होंने किचन में काम किया, उन्होंने परिवार में सबकी सेवा की, वो महान बन जाती हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं जो शिक्षित हैं, जो घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, वापस आके घर भी संभालती है, उनके लिए लोगों के मन में ये धारणा बन जाती है कि ये मानसिक रूप से बहुत संबल है और ये खुद ही सब कुछ संभाल सकती हैं। तो वैसी महिलाएं जो घर में काम करती हैं उनके लिए एक सिंपैथी ज्ञान हो जाता है लोगों के प्रति, और वैसी महिलाएं जो बाहर भी करती है, घर में करती है, उनके लिए लोगों में एक बात आती है कि ये खुद ही सब कुछ कर लेगी। तो ऐसे परिवार और ऐसे लोगों को आप कैसे कन्विंस करती है? क्या कुछ बताना चाहेंगी मैम? नहीं, उन लोगों को ये बताना जरूरी है कि ये महिला जो कि बाहर भी काम कर रही है और घर में भी काम कर रही है, उसको तो ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है उसके लिए, क्योंकि उसकी जो समस्याएं हैं वो कौन डील करेगा? वो आपकी समस्याएं डील कर रही है, ऑफिस की समस्याएं डील कर रही है। तो उन लोगों को समझाना पड़ता है कि ये अपना ख्याल नहीं कर पा रही हैं, आप लोग इनका ख्याल कीजिए। ये खाई कि नहीं, क्या खाकर ऑफिस गई, आने पर इन्होंने क्या खाया, इन सब चीज़ों को आप लोगों को देखना चाहिए। और ये भी समझाना पड़ता है कि घर के कामों में आप इनकी सहायता कीजिए, इनके ऊपर सब चीज़ नहीं छोड़िए। बहुत बार ऐसा देखा गया है ना कि जो लड़की पढ़ी लिखी है वो बाहर घर सब संभाल रही है और सासू माँ चुपचाप गद्दी पर बैठी हुई हैं और वो केवल हुक्म चला रही हैं। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, काम तो सबको मिलजुल कर करना चाहिए। जी मैम, आपने कई वर्ष दिया है चिकित्सा के क्षेत्र में, और लगभग मैंने शुरू में ही कहा कि 62 वर्षों का आपका अपना अनुभव है। कई सुनी गोद को आपने बच्चे दिए हैं, कई औरतों को आपने माँ बनने का सुख दिया है। तो कैसे देखती हैं, आपका जो अपना अनुभव रहा है, कैसे देखती रहे बीइंग अ लेडी, बीइंग अ औरत, कैसे देखती है? बहुत ज़्यादा अपने काम में इंगेज होने के बाद तो एक्चुअली घर तो थोड़ा तो नेग्लेक्ट हो जाता है, लेकिन हाँ, अगर घर में सहारा हो, जैसे मेरे पतिदेव बहुत बड़े सहारा थे और बच्चों के पालन पोषण में उनका बहुत बड़ा हाथ था, तो उसके चलते अगर घर में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो तो फिर दोनों काम अच्छे से निभा जाता है। हम जब मतलब सरकारी नौकरी में थे तो पटना मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे 4-5 सालों तक, तो बहुत अधिक काम हमको हॉस्पिटल में भी करना होता था। फिर मेरी प्राइवेट क्लिनिक थी, उसमें भी बहुत काम करना होता था। फिर घर आए तो मेरे बच्चे थे, मेरा घर था, मेरे पति थे, उन लोगों की भी देखभाल करनी जरूरी थी। तो उसमें किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी, और ये काम मेरे हस्बैंड ने निभाया। वे घर के प्रति काफ़ी जिम्मेवारी अपनी अनुभव करते थे और वो थोड़ा बहुत मेरा भी ख्याल किया करते थे। जी, क्योंकि जब साथी बहुत अच्छे मिल जाते हैं और ज़िंदगी में एक सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छे तरीके से काम करने लगता है, तो ऐसा कहते भी है कि जीवन की गृहस्थी की जो गाड़ी है वो बहुत अच्छे से चलती है। और भी बातचीत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, लेकिन एक छोटे से विराम के लिए रुकते हैं। वेलकम बैक। कार्यक्रम बिहार बिहान देख रहे हैं आप। आपको बताएं कि आज हमारे बीच गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शांति राय उपस्थित है, जिनके जीवन अनुभवों के विषय में हमने बहुत कुछ जाना है।
मैम, यदि हम बात करें, आज बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत सारी ऐसी युवतियां हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, मेडिकल फील्ड को एक करियर के रूप में वो अपनाना चाहती हैं। तो उनको आप क्या कुछ मैसेज देंगे, कैसे वो तैयारी करें और कैसे वो मेडिकल के फील्ड में अच्छा कर सकती हैं? आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो कंपटीशन में अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ध्यान से पढ़ें, फोकस्ड हो। जो पढ़ रही है उसके ऊपर एकदम बिल्कुल दिल अपना लगा करके उसको ध्यान से पढ़ें, और अच्छे से पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा, चिकित्सा क्षेत्र में जा ही पाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र में जाना तो बहुत अच्छी बात है, सेवा की भावना होनी चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र में घुसने के पहले यह बहुत ज़रूरी है कि मन में वो इस विश्वास से जाए कि मैं सेवा करने जा रही हूँ। यह जो क्षेत्र मैंने अपनाया वो सेवा का क्षेत्र है, ये पैसा कमाने की मशीन नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा ये भी मन में आने लगा है कि डॉक्टर है तो बहुत पैसा होगा, ऐसा सोचकर हरगिज नहीं जानी चाहिए, और हमेशा ही उसे सेवा की भावना से ही देखना चाहिए। तो वे जाएँ चिकित्सा सेवा में, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं करेंगी फिर लोग बीमार पड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ। तो डॉक्टर्स की तो बहुत ज़रूरत है, और वैसे डॉक्टर्स की जो दिलो दिमाग से उसमें इन्वॉल्व है, जो चाहते हैं दिल से उनको उनके रोग को समझ के दूर करना, ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो एक तो ये बात है बहुत इम्पोर्टेंट, और दूसरा है कि मैं लड़कियों के लिए मेरा सलाह हुआ, मतलब मैं कहूँगी कि हम लोगों ने जो काम किया ऑब्स्टेट्रिक्स का, यानी कि प्रसव बच्चे लेबर रूम का जो काम है ना, वो ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, वो लड़कों के लिए छोड़ दें, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पूरी ज़िंदगी काफ़ी कठिनाई में बीतती है। मान लो यहाँ पर घर में बहुत ज़रूरी काम हो और वहाँ किसी पेशेंट को मतलब उसका डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होना हो, तो नेचुरली अपना घर का काम तो छोड़ के उसको क्योंकि जो उस पेशेंट को देखना आवश्यक है, तो वो क्योंकि वो प्राइम है, अपने घर को नेग्लेक्ट करना होगा। उस प्राइम वर्क को जो हमने प्रतिज्ञा की है, जो सेवा धर्म अपनाया है, उसको पहले हमको देखना होगा। तो दोनों मिला करके चलने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और घर निगलेक्ट होता है उसके चलते, या अपने पारिवारिक काम निगलेक्ट होते हैं। इसलिए लड़कियों के लिए मेरा सलाह होगा ना कि वे ऑब्स्टेट्रिक्स में न जाएं। बाकी बहुत सारे ब्रांचेज हैं जिनमें वो जा सकते हैं, जिसमें नियम से काम होते हैं, लेकिन प्रसव तो नियम से होता नहीं है। किसी को 12 बजे बच्चा होगा रात में, किसी को 1 बजे, किसी को 2 बजे, तो उसको तो रोक नहीं सकती हैं, और उसमें उनको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। इसलिए वो लड़के करें और लड़कियां और सब कामों में जाएं। जी मैम, आपको आपके कार्य के सराहनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कैसा महसूस होता है और कैसी अनुभूति हुई जब आपके नाम की घोषणा हुई और जब ये सम्मान आपको मिला? ये सम्मान मिलना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरव की बात है, और मैं भारत सरकार के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस योग्य समझा। किस लिए मिला यह तो मैं नहीं जानती हूँ, बस मैं केवल इतना जानती हूँ अपने बारे में कि मैं अपने पेशा के प्रति बहुत ईमानदार रही हूँ, बहुत ईमानदार, और अभी भी उसी ईमानदारी से काम करती हूँ जी। सोशल वर्क भी काफ़ी करने की कोशिश करती हूँ, तो ये सब है, और बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, वैसी महिलाएं जो सेवा कर रही हैं, गायनोकोलॉजिस्ट है, उनको आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगी? कैसी वो सेवा धर्म का पालन करती रहे? उन्होंने जो धर्म अपनाया है, सेवा धर्म, उसको तो पालन करना ही होगा, उसे वो नेगलेक्ट नहीं कर सकती हैं, और पूरी ईमानदारी से करनी होगी। चाहे उसके लिए अपने घर को व्यवस्थित रखने के लिए उन्हें कुछ उपाय ढूंढने होंगे, अपने घर के लोगों को इस तरह से समझाना होगा कि वे लोग उनके बदले में उस जगह पर उपस्थित रहें और करें, और वे पैसे का ख्याल हरगिज ना करें। कभी ये ना सोचें कि जो मैं काम कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ कि इससे पैसा आएगा। पैसे को अपने दिमाग से बिल्कुल अलग रखें, और सेवा को ही केवल अपने सामने में रखें। पैसा तो आता रहेगा, आएगा जाएगा, वो सब आते रहता है, लेकिन सर्विस इज सर्विस, और डॉक्टर का काम है मैनकाइंड को सर्विस देना। तो वही हमारा पेशा है, वही हमारी पूजा है, वही हमारा धर्म है। जी, अपना ख्याल कैसे रखती है मैम? क्योंकि आपका शेड्यूल है, वो पूरा समय आपका लोगों के बीच में जाता है, क्लिनिक में जाता है, ऐसे में डॉक्टर शांति राय अपना ख्याल कैसे रखती है? थोड़ा सा अपने खाने पीने के बारे में ख्याल रखती हूँ कि सही भोजन मिले, मतलब बहुत अधिक इधर उधर की चीज़ें ना खाएं, और थोड़ा टहलना,
थोड़ा एक्सरसाइज या योगा करना, उससे समय निकालना होता है। और चूंकि मैंने अब डिलीवरी करवाना बंद कर दिया, इसलिए अब समय का उतना प्रॉब्लम नहीं है, पहले बहुत प्रॉब्लम रहा। जी। और घर परिवार को कैसे समय दे पाती है मैम? घर परिवार के लिए अब मेरे पास बहुत समय है। मैं सुबह में 11 बजे तक अपने घर में रहती हूँ, शाम को भी 4 से 6 बजे तक, और फिर उसके बाद 8 बजे से रात में। जी। तो घर के लिए भी समय है जी, मेरे पास। चूँकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये जो कार्यक्रम है इसे प्रसारित कर रहे हैं और कोशिश हो रही है हमारी महिलाएं अवेयर हो सके, अपने स्वास्थ्य से संबंधित, अपने अधिकारों से संबंधित तमाम चीज़ों के लिए जागरूक हो सके, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैम महिलाओं को? कैसे वो सेहतमंद रहे, कैसे अपने लिए जागरूक हो सके वो? महिलाएं अपने प्रति उदासीन बिल्कुल नहीं हो, उनकी जो समस्या है उसको जरूर वे कहें, सबसे कहें, और अपने में आत्मविश्वास पैदा करें, ये बहुत ज़रूरी है। वे जो निर्णय लेती हैं उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो वो उसके लिए हावी हो जाए कि नहीं मेरी बात भी सुननी होगी, ये कहना होगा, और उन्हें अपनी बातों के लिए को मानने या मनवाने या वो सुना जाए, कम से कम उसके ऊपर विचार किया जाए, इसके लिए उन्हें जोर देना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास की कमी से महिलाओं की बातें नहीं सुनी जाती हैं। उन्हें अपने प्रति उदासीन नहीं होना है, अपने स्वास्थ्य की, अपने बातों की, अपने विचारों की वे खुद अवहेलना करेंगी तो और लोग भी करेंगे। वे खुद अपने बातों को महत्व देंगी तो दूसरे भी महत्व देंगे। जी। और वैसे परिवार को क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्योंकि एक फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और महिला के बिना तो पूरा परिवार ही बिखर जाता है। पहले ये कहा जाता था कि घर में महिलाएं नहीं है तो परिवार अधूरा है, सोना है, लेकिन ये अंततः आखिरी सत्य है कि यदि घर में महिलाएं नहीं हैं तो परिवार ही बिखर जाता है। तो फैमिली को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? फैमिली को यही समझाना, हर व्यक्ति को समझाना है हर फैमिली को यह जानना चाहिए कि महिलाओं का योगदान बहुत ज़रूरी है किसी भी बात के लिए, और उनके विचारों को महत्व देना बहुत आवश्यक है। अगर वो कोई निर्णय लेती हैं तो उनके ऊपर भी सकारात्मक विचार देने चाहिए, ये नहीं कि उसको एक साइड में कर दिए कि ये जो बोलती रहती है इसकी बात को कौन वैल्यू है, ऐसा नहीं सोचें, उसकी बातों को वैल्यू दें और सोचें कि वो क्या कह रही है। महिलाओं की भी बातों का सम्मान करें और तभी उनकी जो कठिनाई है उनको भी आप सराहें, उसे कम करने की कोशिश करें और उनकी जो कार्य है उसकी भी प्रशंसा ज़रूर करें। मैम, हमारे यहाँ 2 लाइनें भी कही जाती है कि नारी अब अबला नहीं, ये बात है पुरानी, नारियों के ही गोद में पलती है जिंदगानी। तो आपने एक ज़िंदगी देने की कोशिश की है, काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और आपके माध्यम से हमारे दर्शक इतनी महत्वपूर्ण चर्चा को देख पाए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे डॉक्टर शांति राय से। आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, पद्मश्री से सम्मानित है। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? इस कार्यक्रम के विषय में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक खतों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भेज दीजिए। नोट कीजिए, हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।